हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर्स। सो आज की इस क्लास में हम करेंगे पार्ट नंबर 3, क्लास नंबर 3। आप सबको पता है हम PYQ सोल्यूशन कर रहे हैं पेपर 2016 पंजाब लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 1 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था हमने विद ऑल कॉन्सेप्ट्स। सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चंस के पीछे लग रहे थे वो मैंने सभी साथ साथ रिकॉल करवाए थे। आज के इस क्लास में हम 21 to 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे पिछली क्लासेस में किया है, इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ रिवाइज होते जाए, रिकॉल होते जाए। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कहते हैं इन द लॉन्ग रन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी वुड कॉज आउटपुट टू डैश एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल टू डैश। कहते हैं अगर लॉन्ग रन में हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें तो उससे जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट को आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो और इसको वाई से डिनोट भी किया जाता है। आउटपुट है वो क्या होगा और एग्रीगेट प्राइस लेवल है, जो इकॉनमी का प्राइस लेवल है, उससे क्या होगा। सबसे पहले इसका ना एक आपको क्या समझना पड़ेगा, डायग्राम भी समझना पड़ेगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी। पहले हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, फिर मैं आपको बताऊंगी डायग्राम। और कुछ चीज़ें हैं जो PDF में ऐड नहीं की गई, जैसे डायग्राम्स वगैरह, वो मैं साथ साथ बना के आपको दिखाऊंगी, वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाना। बाकी ये PDFs अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। सो अब देखो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहले तो देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है, जब एक इकॉनमी में सेम नंबर ऑफ वर्कर्स से, ठीक है, मान लो ठीक है, एक इकॉनमी में एक नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहा था, उसी सेम नंबर ऑफ वर्कर से सेम अमाउंट ऑफ टाइम से हम प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, उसी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मैंने आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। देखो पहले एक इकॉनमी 100 वर्कर्स से प्रोड्यूस कर पा रही थी 1000 यूनिट्स, ठीक है, 1000 यूनिट्स ऑफ सम गुड्स, ठीक है, मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके 1000 यूनिट्स ही बना रहे थे, 100 वर्कर्स काम कर रहे थे। पर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, हमारी कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई मशीन्स में, ठीक है, इक्विपमेंट्स में, जिसकी वजह से वो सेम नंबर ऑफ वर्कर्स 100 वर्कर्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं पहले से ज़्यादा यूनिट्स, पहले से ज़्यादा क्वांटिटी। पहले 1000 कर रहे थे, अब 1500 कर पा रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, सेम नंबर ऑफ वर्कर्स और सेम अमाउंट ऑफ मनी का, सेम अमाउंट ऑफ टाइम का यूज करके, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इंक्रीज्ड हो जाना इकोनॉमी में। अब कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखो, इस एप्लीकेशन को अगर आप इस फ्लो चार्ट से देखोगे तब भी समझ आ जाएगी, अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो अब आपको और ज़्यादा इजीली समझ आएगा। देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है वहाँ पे हमारा प्राइस लेवल सेट होता है इकॉनमी का, जहाँ पे और एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट सेट होता है या फिर नेशनल इनकम सेट होती है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। बट हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, पहले 1000 यूनिट्स बना रहे थे, अब आप 1500 यूनिट्स बना रहे हो, इसका मतलब क्या है, सप्लाई बढ़ जाएगी। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब जो न्यू पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार आपको समझ आ जाए। देखो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपका न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे आपका प्राइस लेवल पहले से गिर जाएगा, अगर पहले P0 था तो अब P1 हो जाएगा, ठीक है। और इनकम लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर पहले Y0 था तो अब Y1 हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मैंने फ्लो चार्ट में बनाई है। अगर आप डायग्राम को ध्यान रखो, डायग्राम अगर आप याद रख सको, आप जितना भी प्रैक्टिस कर सको डायग्राम बनाने की आप उतनी करो, और एग्जाम में आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये चीज़ कैसे और क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक डायग्राम है। अब देखो हमें क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया कि प्राइस लेवल कम होगा और इनकम लेवल बढ़ेगा, आउटपुट लेवल बढ़ेगा। अब देखो इसकी वर्किंग देख लो एक बार। देखो मैंने बोला प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जैसे मैंने डायग्राम में बताया। मैं यहाँ पे डायग्राम एक छोटा सा बना देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो। ये होता है एग्रीगेट डिमांड, ये होता है एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे प्राइस लेवल और यहाँ पे आपका इनकम लेवल। जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा प्राइस लेवल गिर जाएगा और आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आउटपुट इंक्रीज हो गया,
आउटपुट इंक्रीज होने से मार्केट में पहले से ज़्यादा गुड्स अवेलेबल रहेंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस कम हो जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा कि आउटपुट लेवल आपका राइज करेगा, बढ़ जाएगा, बट प्राइस लेवल आपका फॉल करेगा, गिर जाएगा। ठीक है, फॉल करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एक बार हम ऑप्शंस एनालिसिस भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ऑप्शन ए फॉल और फॉर आउटपुट हमें पता है, हमने डायग्राम से भी देख लिया, फ्लो चार्ट से भी देख लिया, आउटपुट तो बढ़ेगा ही। ऑप्शन ए तो आपका गलत ही हो जाता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैन नॉट रिड्यूस आउटपुट। अगर मार्केट में या इकोनॉमी में लॉन्ग रन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उससे आउटपुट इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है राइज और फॉल, जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे ही आउटपुट बढ़ जाएगा और प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। आउटपुट तो बढ़ेगा बट प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। एकदम से क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टैगफ्लेशन अकर्स व्हेन। देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब हमें इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी फेस कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ लो ग्रोथ भी फेस कर रहे हैं। जब इकॉनमी ग्रोथ भी कम फेस कर रही हो और इन्फ्लेशन भी फेस कर रही हो, तब जो सिचुएशन अराइज होती है उसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट की तरफ, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे ऑप्शंस के ऊपर। देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इट मीन्स लो ग्रोथ और लो आउटपुट बट प्राइसेस लेवल का बढ़ना, उसी सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। याद रखना ये चीज़, आपको टर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब होता है लो ग्रोथ और लो आउटपुट जब आप फेस कर रहे हो इकॉनमी में, उसे आप स्टैग्नेशन बोलते हो। और अगर इसी के साथ हमें इन्फ्लेशन भी फेस करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जब इकॉनमी में प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। दोनों सिचुएशंस को मिलाकर हमें क्या मिलता है, स्टैगफ्लेशन टर्म मिलती है। ठीक है, अब देखो मैंने स्टैग्नेशन भी बता दिया आपको। स्टैग्नेशन क्या होता है, लो ग्रोथ और फॉलिंग आउटपुट। उसके बाद है इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइजेज, ये मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। नॉर्मली जब हम इकॉनमी में इन्फ्लेशन फेस करते हैं ना, उसी के साथ साथ ग्रोथ भी फेस की जाती है। ग्रोथ भी हमें अचीव होती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ अचीव होगी। बट ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन प्राइजेस बढ़ते हैं, आउटपुट गिर जाता है, ये एक सिचुएशन अलग सिचुएशन होती है। एग्जांपल आज का अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो देखो क्रूड ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं शार्पली, जो हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज में सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है इंडिया में, जिसकी वजह से फर्म रिड्यूस कर रही है प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है तो प्राइजेज इंक्रीज होंगे। प्रोडक्शन रिड्यूस होने से एग्रीगेट सप्लाई का पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड, वो डायग्राम ध्यान में रखना, और प्राइजेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑपोजिट वर्किंग होगी पिछले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उससे। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, स्टैगफ्लेशन मिलेगा। ऑप्शन एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। प्राइसेस लेवल का इंक्रीज होना, रियल जीडीपी का डिक्रीज होना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रियल जीडीपी की जगह आपके पास आउटपुट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, आउटपुट जब गिर जाता है, प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, तभी हमारे पास स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस एक बार रीड कर लेते हैं। प्राइस लेवल का गिरना, रियल जीडीपी का इंक्रीज होना, ये इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को बताता है। प्राइस लेवल और रियल जीडीपी का साइमल्टेनियसली डिक्रीज होना, दोनों का गिरना, इसे हम इन्फ्लेशन की एब्सेंट बोलेंगे। प्राइस लेवल और रियल जीडीपी इंक्रीज करना, इसे हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन बोलेंगे। स्टैगफ्लेशन की जो एग्जैक्ट डिफाइन बनती है वो ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें बोल रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन रिडक्शन इन लेबर सप्लाई, अगर लेबर सप्लाई को कम कर दिया जाए, लेबर्स की सप्लाई को कम कर दिया जाए, उससे हमारा आउटपुट क्या होगा और उससे हमारी एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर है, बट वहाँ पे हमारा क्या था कि हम प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ा दें, यहाँ पे क्या है कि हम अगर लेबर्स को ही कम करते, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो पहले आप। देखो, लेबर हमारा मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और लेबर जो है मेजर फैक्टर है प्रोडक्शन का। अगर लेबर सप्लाई को ही कम कर देंगे हम, तो फर्म्स के पास कुछ ही वर्कर्स अवेलेबल होंगे, तो उन कुछ वर्कर्स से वो लेस प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। पहले अगर उसके पास 100 वर्कर्स थे, अब उसके पास 50 वर्कर्स है, तो क्या वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है अपने कम वर्कर से? नहीं कर सकता, इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब ये बात उसी डायग्राम से हम समझेंगे। देखो, ये डायग्राम मेन है आज की क्लास का, आपको ये याद रखना है। देखो, ये है एग्रीगेट डिमांड, ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा प्राइस लेवल, पी नोट कर लेते हैं इसको। एक बार मैं ना पेन का साइज कम कर देती हूँ, पी नोट हो जाएगा ये, और यहाँ पे इनकम लेवल वाई नोट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर लेबर कम हो गई, लेबर सप्लाई कम हो गई, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट सप्लाई का पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी। जब एग्रीगेट सप्लाई लेवल पीछे की तरफ शिफ्ट किया, उससे हमारा आउटपुट पहले से कम हो गया, ठीक है, और प्राइस लेवल पहले से बढ़ गया, P1 हो गया। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो आप इजीली आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, समझे। अब मेरा फ्लो चार्ट समझो जो मैंने पीडीएफ में ऐड किया है। देखो, लेबर सप्लाई का कम होना, एग्रीगेट सप्लाई का कम हो जाना, एग्रीगेट सप्लाई पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इससे हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, और इसके रिजल्ट में गुड्स हैं जो वो मार्केट में कम मिलेंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, समझे। प्राइजेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, पर एक बार हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। सपोज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिटायर, कुछ वर्कर्स हैं जो ज़्यादा नंबर में उनको रिटायर किया गया है। फैक्ट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस प्रीवियस लेवल ऑफ आउटपुट, अब फैक्ट्रीज पिछला जो बना रही थी लेवल, मान लेते हैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, वो 100 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, इससे सप्लाई जो है फॉल हो जाएगी, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम करते हैं ऑप्शन एनालिसिस, दोनों चीज़ें राइज करेंगी, आउटपुट भी राइज करेगा, प्राइस भी राइज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, आउटपुट नहीं बढ़ाया जा सकता कम वर्कर से, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। बी ऑप्शन है आउटपुट गिरेगा और प्राइस लेवल बढ़ेगा, यस ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने डायग्राम भी देख लिया। सी ऑप्शन है फॉल और फॉल, दोनों चीज़ें नहीं गिरेंगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास राइज और फॉल, ये ऑपोजिट अफेक्ट है जो हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर है विद द डायग्राम विद फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कहते हैं जो केन्जियन की एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कौन सी शेप की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या दोनों। अब इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, फिर हम चलेंगे ऑप्शन एनालिसिस पे। देखो, केन्स मानते थे जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर ऑपरेट करती है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल्स ने बोला था इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, बट केन्स ने बोला था इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम नहीं करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। तो फर्म उन अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकता है। फर्म कैन इंक्रीज आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग प्राइसेस, प्राइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही वो आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि इकॉनमी है जो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम नहीं करती, केन्स ने ये बोला था, ठीक है। Therefore, aggregate supply becomes horizontal. तो केन्स का आपने याद रखना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसी, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, अभी भी उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको यूज़ करके हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन, प्राइस बिना सेक्रीफाइस किए, प्राइस को वहीं पे रख के हम सब चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ये केन्स का मानना था। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल है तो आप ये मानो ये हमारा प्राइस है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा इनकम लेवल है, तो उन्होंने कहा प्राइस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम आउटपुट लेवल भी बढ़ा सकते हैं। तो इनकी नज़र में एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है। अब आ जाओ ऑप्शन एनालिसिस पे। वर्टिकल नहीं, वर्टिकल क्लासिकल की है। हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगी केन्स की, ठीक है। बोथ ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। आपको एग्जाम ट्रिक अगर मैं बताऊं तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, क्लासिकल स्कूल्स ने बोला एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होगी, और केन्स ने जो बोला वो एग्रीगेट सप्लाई हॉरिजॉन्टल होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको स्टार मार्क कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मनी इज न्यूट्रल व्हेन द चेंज इन मनी स्टॉक लीड्स टू चेंज इन। देखो कहते हैं मनी इज न्यूट्रल व्हेन द चेंज इन मनी स्टॉक लीड्स टू चेंज इन। कहते हैं मनी न्यूट्रल होगी जब मनी स्टॉक में चेंज आएगा, उसकी वजह से किस में चेंज आएगा तो वो न्यूट्रल रहेगी। मनी का न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है? मनी का न्यूट्रल रहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नॉमिनल वेरिएबल्स में चेंज आएंगे तो मनी न्यूट्रल कहलाएगी, अगर रियल वेरिएबल्स में चेंज आएंगे तो मनी न्यूट्रल नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, यही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है, फिर हम चलेंगे ऑप्शन एनालिसिस के ऊपर। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। पहले तो ये याद रखना है कि क्लासिकल्स ने बोला था मनी इज न्यूट्रल, केन्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि मनी न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आएंगे उसकी वजह से सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स अफेक्ट होंगे, रियल वेरिएबल्स अफेक्ट नहीं होंगे। ये क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रियल वेरिएबल्स क्या है और नॉमिनल वेरिएबल्स क्या है। पहले आता है रियल वेरिएबल्स। इसमें आउटपुट की जगह पे आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, इनकम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो ये रियल वेरिएबल्स हैं। एम्प्लॉयमेंट और रियल जीडीपी, ये सब रियल वेरिएबल्स हैं। इनमें ना चेंज आकर अगर सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल में चेंज आए, जो क्या है प्राइस लेवल, अगर सिर्फ प्राइस लेवल में चेंज आए तो हमारा मनी न्यूट्रल है, तो हम बोल सकते हैं मनी इज न्यूट्रल। ये क्लासिकल ने बोला। एग्जाम्पल से समझते हैं। मनी सप्लाई डबल्स, अगर मनी सप्लाई को डबल कर दिया गया है इकॉनमी में, आउटपुट रिमेन्स अनचेंज, एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनचेंज। ये दोनों वेरिएबल्स कौन से हैं? रियल वेरिएबल्स। ये दोनों अनचेंज हैं। तो चेंज किस में आया? प्राइस डबल हो गई, मनी सप्लाई बढ़ी, प्राइजेस भी उतने ही बढ़े, तो ये नॉमिनल वेरिएबल है। अब इसमें चेंज आया तो हम बोल सकते हैं मनी इज न्यूट्रल। अब हमें ऑप्शंस के जाना है। ऑप्शंस है हमारे पास, पहला ऑप्शन है आउटपुट। रियल वेरिएबल है तो इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। प्राइस लेवल, ये हमारा नॉमिनल वेरिएबल है, इसमें चेंज आएगा तो भी मनी न्यूट्रल कहलाएगी। तो प्राइस लेवल में चेंज आने की वजह से मनी न्यूट्रल होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एम्प्लॉयमेंट फिर से हमारा रियल वेरिएबल है और ये अनचेंज रहेगा। इंटरेस्ट रेट नॉट द मेन इम्प्लीकेशन ऑफ मनी न्यूट्रलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मनी की न्यूट्रलिटी को सेट कर पाए, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेज पुश, कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेज पुश बाय वर्कर एंड गवर्नमेंट कमिटमेंट टू हाई एम्प्लॉयमेंट लेड्स टू। वर्कर्स और गवर्नमेंट्स ने मिल के हाई एम्प्लॉयमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए वेज पुश का कॉम्बिनेशन अपनाया, तो उससे क्या होगा? उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होगा, या सप्लाई पुल इन्फ्लेशन होगा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस, वर्कर्स क्या कर रहे हैं? हायर वेजेस की डिमांड कर रहे हैं। हायर वेजेस इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर वेजेस बढ़ेंगी, फ्लो चार्ट समझना, देखो वेजेस बढ़ेंगी
तो प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा प्रोडक्शन करने का, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्शन करने का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो उस कॉस्ट का जो बढ़ा हुआ इफेक्ट है वो अल्टीमेटली किनके ऊपर डालेंगे, कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर से हाई प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। आगे देखो, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। देखो कॉस्ट बढ़ी तो प्राइजेस बढ़े, तो प्राइजेस के बढ़ने का रीजन क्या है, कॉस्ट का बढ़ना, तो ये कौन सा इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, पर एक बार हम ऑप्शन एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो भी देख लेते हैं। वेजेस बढ़ी, वेजेस बढ़ने से अब प्रोडक्शन महंगी होगी, प्रोड्यूसर को ज़्यादा पेमेंट पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई गिरेगा, एग्रीगेट सप्लाई गिरेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। वही डायग्राम आपको ध्यान में रखना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो आप सबको पता होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किन्हें बोला जाता है, जेएम केन्स को। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर फिर भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे। बिफोर केन्स इकोनॉमिस्ट मेनली स्टडीड इंडिविजुअल मार्केट। केन्स के आने से पहले इंडिविजुअल मार्केट्स को स्टडी किया जाता था। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी आई 1930s की, तो केन्स ने एक्सप्लेन किया इकोनॉमी की वाइड प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन। उन्होंने अपनी बुक में द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बुक को भी याद रखना, बुक का ईयर भी याद रखना, मैचिंग में आ जाता है, और बुक किसने पब्लिश की उनका भी नाम याद रखना, केन्स। इन्होंने फाउंडेशन रखी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जनरली इन्हें ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ये चीज़ें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जेएम केन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनजी मैनकेव मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एंड टेक्स्ट बुक राइटर, शुम्पिटर नॉन फॉर इनोवेशन थ्योरी, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना, मैचिंग में क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास, द रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट विद द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज नोन एज। फिस्कल पॉलिसी वाले कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें और टैक्सेस को कम कर दें, इसे हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टूल बोलते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये चीज़ें हमने देखनी है, ऑप्शन एनालिसिस बाद में देखेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर दे और टैक्सेस को कम कर दे। टू फाइनेंस स्पेंडिंग द गवर्नमेंट ऑफन बोरो मनी, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो नहीं होता ना, तो वो क्या करेगा, बोरो करेगा मनी। गवर्नमेंट बोरो इंक्रीज डिमांड फॉर फंड्स, जैसे ही गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ेंगी वैसे ही डिमांड फॉर फंड इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड फॉर फंड्स मीन्स डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब आपको ये सारे फ्लो चार्ट्स याद रखने हैं, माइंड में लिख लिख के, क्या इसकी वजह से क्या होगा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब आपको लोन्स महंगे मिलेंगे मार्केट में, तो प्राइवेट इन्वेस्टर कम बोरो करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट का फ्लो समझे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्राउडिंग आउट, ठीक है। एक बार ऑप्शन एनालिसिस देख लो। साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट ये रॉन्ग है, क्राउडिंग आउट होगा अगर हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, ये तो वैसे पिछला ही रिलेटेबल क्वेश्चन है, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन,
पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कब होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो किन किन कारण की वजह से हमारा एग्रीगेट सप्लाई गिरेगा? ऑयल प्राइस शॉक होने की वजह से, वेजेस इंक्रीज होने की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होने की वजह से, इन सभी रीजन से हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो गिर जाएगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई गिरेगा तो प्राइजेस बढ़ेंगे, ये हमने डायग्राम में देखा था। अगर एग्रीगेट सप्लाई, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ये है एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड चली गई तो हमारा प्राइजेज हैं वो बढ़ जाएंगे, आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट का बढ़ना, एग्रीगेट सप्लाई का कम होना, आउटपुट का गिरना, प्राइजेस का बढ़ना, ये कॉन्सेप्ट फ्लो है। तो एक्सोजीनियस इवेंट्स तो हो नहीं सकता, ठीक है। शॉक्स टू एग्रीगेट डिमांड नहीं हो सकता, ये सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से होगा। शॉक्स टू एग्रीगेट सप्लाई की वजह से हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एडवर्स सप्लाई शॉक्स, जब सप्लाई कम हो जाएगी तभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा होगा। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिसइन्फ्लेशन। देखो, डिसइन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले हम ऑप्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। दोनों बच्चों को लगता है दोनों टर्म सेम है, बट ऐसा नहीं है। पहले तीनों टर्म समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज होना, ये मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस में बता रखा है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं बट पहले से कम रेट पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, महंगाई तो हो रही है बट पहले से कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट टर्म है। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइजेस का बढ़ना और डिफ्लेशन का मतलब है प्राइजेस का एक्चुअली कम होना। एग्जाम्पल देखो एक बार, ईयर 1 में ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्ट यूजीसी में पूछा गया है, तो आप एक बार ध्यान रख लेना, क्या पता आपको भी इस एग्जाम में पूछ लिया जाए। एग्जाम ईयर 1 में 12% था, ईयर 2 में इन्फ्लेशन 8% था, ईयर 3 में इन्फ्लेशन 5% था। देखो, इन्फ्लेशन तो तीनों साल में है, महंगाई तो तीनों सालों में है, बट महंगाई की जो दर है, जो बढ़ने की दर है, वो कम हो गई है। पहले 12% थी, अब 8% है, अब 5% है। तो ये रेट कम हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई। तो प्राइजेस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर बट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज फॉलिंग, बढ़ने का रेट कम हुआ है, इसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से आ जाते हैं एक बार, डिक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकम आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। रिडक्शन इन द रेट एट विच प्राइजेस आर राइजिंग, उस रेट का कम होना जिस रेट पे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। रिडक्शन इन जीडीपी डिफ्लेटर, ये कोई भी डेफिनेशन नहीं है हमारी डिसइन्फ्लेशन की। सो ये था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आई होप आपको आज के 21 to 30 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, डायग्राम के साथ उनके फ्लो ऑफ चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट फ्लो, ये सब आपको पता चल गया होगा कैसे क्या चीज़ हो रही है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। फीडबैक आपका मुझे ज़रूर चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब कमेंट्स और आपके फीडबैक मुझे और मोटिवेट करते हैं क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको फ्री पीडीएफ्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।